जरा सोचिए, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर 100 मीटर ऊंचे विशाल पेड़ों तक हमारी धरती पर जीवन के कितने अनगिनत रूप हैं। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है जिसमें लाखों करोड़ों किताबें हैं। पर सवाल ये है कि इस लाइब्रेरी को हम पढ़ें कैसे। आइए आज इसी को समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो हैं वो जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ हैं कैलिफोर्निया के रेडवुड जैसे विशाल पेड़ जो सचमुच आसमान छूते हैं। जीवन के जबरदस्त फैलाव को समझना वाकई में विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। तो फिर इस जैविक महासागर में हम रास्ता कैसे खोजें? क्या वैज्ञानिकों के पास कोई नक्शा है, कोई सिस्टम है जिससे इस पूरी विविधता को समझा जा सके? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसका हल है वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन का विज्ञान। ये कला की तरह है जिससे हम जीवन की इस विशाल पहेली के हर टुकड़े को उसकी सही जगह पर रखते हैं। देखिए, वर्गीकरण का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल है। हम जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई, जिन जीवों के पंख हैं वो सब एक ग्रुप में आएंगे। फिर हम उस ग्रुप को और छोटे ग्रुप्स में बांट सकते हैं। अच्छा, कौन से उड़ सकते हैं और कौन से नहीं। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है पत्थर की दीवार वाली ये मिसाल। सोचिए, दीवार की जो नींव है वो सबसे बुनियादी लक्षण है, जैसे कि किसी जीव की कोशिका कैसी है। यही नींव तय करती है कि उसके ऊपर किस तरह के पत्थर रखे जाएंगे, और हर अगला पत्थर उस जीव को और ज्यादा खास पहचान देता जाता है। और ये रही वो सीढ़ी जिसे वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, वर्गीकरण का पदानुक्रम। ये बिल्कुल एक पते की तरह है जो देश यानी जगत से शुरू होकर शहर मोहल्ले से होते हुए सीधे घर यानी जाति तक पहुंचता है। हर कदम हमें एक और ज्यादा सटीक पहचान देता है। बात है 1969 की। R.H. विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक ने इस पहेली को सुलझाने के लिए एक जबरदस्त नक्शा तैयार किया। उन्होंने जीवन को 5 विशाल साम्राज्यों या जगतों में बांट दिया, और यही नक्शा आज भी हमारे बहुत काम आता है। विटेकर ने बस 3 बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार सवाल पूछे। पहला, जीव की कोशिका कैसी है? दूसरा, वो अपना भोजन कैसे बनाता है? और तीसरा, उसका शरीर कैसे बना है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें 5 मुख्य ग्रुप्स तक ले जाते हैं। तो ये हैं वो 5 जगत: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। आज हमारा फोकस रहेगा प्लांटी पर, यानी पौधों की आकर्षक दुनिया पर। तो चलिए अब पादप जगत के इस हरे भरे साम्राज्य की यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से अनोखे राज्य छिपे हुए हैं। ये चार्ट हमारा गाइड होगा। पादप जगत को मुख्य रूप से 2 बातों के आधार पर बांटा गया है। एक, कि उनका शरीर कितना विकसित है, और दूसरा, उनमें बीज पैदा करने की क्षमता है या नहीं। हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे सरल पौधों से, थैलोफाइटा, जिन्हें हम आम भाषा में शैवाल या काई भी कहते हैं। इनका शरीर एकदम साधारण होता है, ना कोई असली जड़, न तना, न पत्तियां। ये पानी की दुनिया के असली राजा हैं। स्पाइरोगायरा इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन ये साधारण दिखने वाले जीव बहुत काम के हैं। सोचिए, क्लोरेला जैसे शैवाल का इस्तेमाल तो अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में भी होता है, और अगर जो हमारी आइसक्रीम को गाढ़ा बनाता है वो भी इन्हीं से मिलता है। अब अगला समूह है ब्रायोफाइटा। इन्हें एक बड़ा मजेदार नाम मिला है, पादप जगत के उभयचर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का चक्र पूरा करने के लिए, खासकर प्रजनन के लिए, इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। ये पानी और जमीन के पौधों के बीच एक बहुत जरूरी एवोल्यूशनरी कड़ी हैं। फ्यूनेरिया जैसे मॉस इसके आम उदाहरण हैं। ये मिट्टी को बहने से रोकने में मदद करते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान स्फैग्नम मॉस का इस्तेमाल उसकी पानी सोखने की जबरदस्त क्षमता के कारण एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग के तौर पर किया गया था। अब आते हैं एक असली गेम चेंजर पर, टेरिडोफाइटा। ये धरती पर आए पहले पौधे थे जिन्होंने अपने अंदर एक तरह की पाइपलाइन बिछा ली। जाइलम और फ्लोएम नाम की ये पाइपलाइनें पानी और भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, और इसी आविष्कार की वजह से पौधे जमीन पर टिक पाए और ऊंचे भी बढ़ सके। फन इसका सबसे जाना पहचाना उदाहरण है, हम सबने कहीं न कहीं देखा ही होगा। ये बीजाणुओं से प्रजनन करते हैं और अक्सर घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं।
कुछ तो, जैसे मार्सिलिया, खाए भी जाते हैं। अब तक हमने जिन पौधों की बात की वो सब बीजाणुओं यानी स्पोर्स से प्रजनन करते थे। उन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। लेकिन अब हम एक बहुत बड़े अपग्रेड की बात करेंगे, बीज। बीज का आना एक क्रांतिकारी आविष्कार था, क्योंकि इसमें पौधे का नन्हा भ्रूण भोजन के साथ सुरक्षित रहता है, जो उसे एक बेहतर शुरुआत देता है। बीज वाले पौधों में पहला समूह है जिम्नोस्पर्म। ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है। जिम्नो का मतलब नग्न और स्पर्मा मतलब बीज। मतलब इनके बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते, बल्कि खुले रहते हैं। ये ज्यादातर लकड़ी वाले सदाबहार पेड़ होते हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं चीड़ यानी पाइन और साइकस। चीड़ के पेड़ों से हमें तारपीन का तेल मिलता है, और साइकस को तो एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल माना जाता है, जो हमें सीधे प्रागैतिहासिक दुनिया से जोड़ता है। और आखिर में हम आते हैं आज के दौर के सुपरस्टार्स पर, एंजियोस्पर्म। आज हमारे चारों तरफ जो ज्यादातर पौधे दिखते हैं वो इसी समूह के हैं। इनका सीक्रेट है फूल और फल, जो इनके बीजों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। एंजियोस्पर्म को भी आगे दो मुख्य टीमों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अंतर समझना बहुत आसान है। एक बीजपत्री जैसे गेहूं में एक बीजपत्र, रेशेदार जड़ें और पत्तियों में सीधी सीधी नसें होती हैं। वहीं द्विबीजपत्री जैसे गुलाब या मटर में दो बीजपत्र, एक मुख्य जड़ और पत्तियों में जालीदार नसें होती हैं। तो हमने पौधों के साम्राज्य का एक पूरा सफर तय कर लिया, पर सवाल ये है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? ये क्लासिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है? तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम हमें दिखाता है कि एक ही ग्रुप के अंदर भी कितनी अविश्वसनीय विविधता हो सकती है। जैसे एंजियोस्पर्म समूह में ही एक तरफ गेहूं का छोटा सा दाना है, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया अर्नोल्डी भी है, जो 1 मीटर तक चौड़ा हो सकता है। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो उसे सिर्फ एक हरी चीज समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। वो विकास की लाखों साल पुरानी कहानी का एक जीता जागता पन्ना है। और अब उस कहानी को पढ़ने की एक चाबी हम